जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बैरिस्टर कामरान इलियास राजा। तो हमने पहले डिस्कस किया था जी एफआईआर के बारे में, हम अपना क्रिमिनल ट्रायल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम एफआईआर को आगे लेके जाते हैं क्रिमिनल ट्रायल में, कि जब आपकी एफआईआर दर्ज होगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका अरेस्ट का, जिसके बारे में हम आपसे अब बात करेंगे। तो उससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो शुरू करते हैं जी जल्दी से। जी, बात करते हैं आप अरेस्ट की। अरेस्ट क्या होता है जी? अरेस्ट ये होता है कि किसी भी बंदे को अपनी तहवील में ले लेना। ये तहवील में कौन ले सकता है? ये एक प्राइवेट पर्सन भी ले सकता है और पुलिस ऑफिसर भी डेफिनेटली ले सकता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि प्राइवेट पर्सन किसी बंदे को कैसे अरेस्ट कर सकता है। ये सेक्शन 59 है सीआरपीसी की, जिसके अंदर इसके बारे में पूरा प्रोसीजर मौजूद है। और इसके अंदर देखें, सबसे पहले तो ये बात आप याद रखें कि प्राइवेट पर्सन किसी बंदे को अरेस्ट कर सकता है सिर्फ जब दो चीज़ें आपके पास हों। एक तो ये है कि वो बंदा एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और दूसरा ये है कि उस प्राइवेट बंदे के व्यू के अंदर इसने कोई नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है। वो ऑफेंस उसके सामने कमिट होना ज़रूरी है, तभी वो उसे अरेस्ट कर सकता है। और देखें, ये इसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि प्राइवेट पर्सन ने हमेशा बंदे को अरेस्ट करना है। वो तो डिपेंड करता है कि क्या वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो किसी को अरेस्ट भी कर सकता है या नहीं अरेस्ट कर सकता। ठीक है, तो उसके बाद बात ये हो जाती है कि ये एक राइट है उसका कि वो किसी भी ऐसे ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन इसके अंदर ये इनहेरेंट राइट नहीं है। ये उसे स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस के अंदर प्रोवाइड किया गया है राइट कानून के मुताबिक। और इसके ऊपर आपके पास जो जजमेंट मौजूद है वो है 1969 SCMR पेज 769। अब हम बात ये कर लेते हैं जी कि एक प्राइवेट पर्सन के अरेस्ट में और एक पुलिस के अरेस्ट में विदाउट वारंट फ़र्क क्या है। सेक्शंस का फ़र्क डेफिनेटली, ये सेक्शन 59 है जो डील करती है अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन को, और अरेस्ट बाय अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट को डील करती है सेक्शन 54। लेकिन इन दोनों के अंदर जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि पुलिस ने अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उन्होंने एक रीज़नेबल सस्पिशन के तहत उसे अरेस्ट करना है, और उसके अंदर भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, काबिल दस्तंदाजी जुर्म होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट पर्सन के केस के अंदर ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, और उसके बाद उसके व्यू के अंदर कोई चीज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हो गई है तो तब वो उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है। ठीक होगी। और इसके अंदर देखें, आपको एक्सप्लेन की गई है, ये PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट पेज 432 के अंदर एक्सप्लेन कर दी गई है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि अरेस्ट कैसे किया जा सकता है किसी को, उसका तरीकाकार क्या है। सेक्शन 46 से लेके 53A ऑफ CRPC ये इसके साथ डील करती है। उसके अंदर देखें, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी बॉडी को टच किया जाता है, और जब आप उसकी बॉडी को टच करेंगे तो ये समझा जाएगा कि वो बंदा अरेस्ट हो गया। और उसके ऊपर अगर वो बंदा खुद अपने आप को सबमिट कर देता है तो तब आपको बॉडी को अरेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस के वो बंदा रेजिस्ट करता है अरेस्ट को, तो उस केस के अंदर फोर्स अप्लाई की जा सकती है, लेकिन दैट फोर्स हैज़ टू बी रीजनेबल। ऐसा नहीं है जी कि आपने बंदे को मार मार के अधमुआ कर दिया है कि इतने फोर्स अप्लाई की है। देखें, फोर्स इतनी, वो मूवीज़ में देखते हैं ना जी कि वो क्या करते हैं कि बंदे को जनाब वो ज़मीन पे गिरा दिया और पीछे उसके हाथ मोड़ के उसे हथकड़ियाँ लगा दी। तो वो इस तरह नहीं है, रीज़नेबल होनी चाहिए फोर्स। अगर रीज़नेबल नहीं है तो आपका मिसडिमिन्योर हो जाता है पुलिस का। और उसके बाद अगर वो बंदा दौरान अरेस्ट किसी जगह में चला जाता है, मतलब कहीं जाके छुप जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर उस जगह का जिधर वो छुपा है उसके मालिक से इजाज़त ली जाएगी। अगर उसका मालिक इजाज़त दे देता है तो आप जाके उस जगह को सर्च कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर। और उसके बाद अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, फिर उसके अंदर ये होगा जी कि पुलिस ऑफिसर को अपने अथॉरिटी से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और उसके बाद अथॉरिटी इस चीज़ की इजाज़त अगर दे देती है तो तब वो पुलिस ऑफिसर उस जगह के अंदर एंटर हो जाएगा, उसे सर्च कर सकता है, और उसके बाद
बाकी जो भी है, मतलब विंडो से एंटर हो सकता है, डोर से, जो भी सूरत हाल बनेगी। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात यह है जी कि आपका जो जनाना जहाँ पे ख़वातीन मौजूद होती हैं उस जगह देखिए, ये बड़ा एक टची सा पॉइंट हो जाता है कि आप जनाना के अंदर एंटर होने वाले हैं। तो जनाना के अंदर आप जब एंटर होंगे तो उसके लिए आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि वहाँ पे आप डेफिनेटली उन्हें उस जगह से पहले बाहर निकलवाएंगे और उसके बाद ही जाके आप उस जगह को सर्च कर सकते हैं। सपोज ये भी एक फिल्मी सी बात होगी कि आपका एक बंदा अंदर गया उसके लिए, तो उसने ये किया कि उसने उस बंदे को भी कैद कर लिया। अब आपने उस बंदे को, अपने बंदे को, फोर्स के बंदे को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप डोर्स भी तोड़ सकते हैं, विंडोज़ भी तोड़ सकते हैं, ताकि उस बंदे को आज़ादी दिलवाई जा सके। बंदे को जब अरेस्ट करते हैं तो उसके अंदर आपने उसे गैर ज़रूरी रिस्ट्रेंट नहीं देना होता, ये आपकी सेक्शन 50 है। और फिर उसके बाद आप उसे सर्च करते हैं कि उस बंदे की सर्च के अंदर उसके पास क्या क्या चीज़ मौजूद है, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि किसी खातून को अगर अरेस्ट किया जाए तो उसके अंदर भी बहुत एहतियात बरती जाती है। उसके अंदर ये ख्याल किया जाता है कि खातून को सिर्फ़ खातून ही सर्च करेगी और उसके अंदर डिसेंसी का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाएगा। इट इज़ सेक्शन 52 एंड इट सेज व्हेनेवर इट इज़ नेसेसरी टू कॉज अ वुमन टू बी सर्च द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमन विद रिगार्ड टू डिसेंसी। और उसके बाद बात आ जाती है कि कोई ऑफेंसिव वेपन है तो उस ऑफेंसिव वेपन को सीज कर लिया जाएगा। सेक्शन 54 ऑफ CRPC है ये है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बगैर वारंट के काबिल दस्तंदाजी जराइम में लोगों को गिरफ़्तार कर सकता है। लेकिन ये सिनेरियो कितने होते हैं? ये सिनेरियो बेसिकली 9 तरह के होते हैं, जिसे हम बारी बारी इधर डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहले ये बात आ जाती है कि कोई बंदा जो कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर मतलूब हो, उस बंदे को गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई बंदा जिसकी पोजेशन में हाउस ब्रेकिंग की इम्प्लीमेंट हो, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर उसके बाद प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को गिरफ्तार किया जा सकता है, इश्तिहारी मुजरिम जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद अगर किसी के पास पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी स्टील हो गई है, उसकी पोजेशन किसी के पास है, तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर कोई बंदा किसी पुलिस ऑफिसर को उसके काम करने से रोके, ऑब्स्ट्रक्शन टू पुलिस ऑफिसर, तो उस बंदे को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और ऐसा बंदा जो कि आर्म्ड फोर्सेस का डिजर्टर हो तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर उसने कोई ऑब्स्ट्रक्शन की तो उस केस के अंदर सेक्शन 225B ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद अगर ये बात बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे समझना कि ऐसे जराइम जो कि पाकिस्तान में भी जराइम है, लेकिन उसने वो जुर्म बाहर सरजद कर दिया है किसी ने, तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर आपकी सेक्शन 565 सब सेक्शन 3 है CRPC की, अगर कोई कन्विक्ट बंदा इसकी ब्रीच करता है तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये 565(3) है क्या? सेक्शन 565 जो है वो है ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। तो इसकी सब सेक्शन 3 है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिंग to the notification of residence or change of or absence from residence by released convicts। अब देखिए जो convicts होते हैं ना जी, इन convicts ने अपने बारे में अगर वो अपना एड्रेस चेंज करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में नोटिफाई करना पड़ता है अपने मुतलका स्टेशन को। लेकिन अगर वो नहीं करते तो उस केस में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और आखिरी जो इसके अंदर है विदाउट वारंट अरेस्ट करना, किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? ऐसे बंदे को गिरफ्तार किया जा सकता है जिसके बारे में दूसरे पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेजिशन दी हो, उस बंदे को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अब हमारा ये तो क्लियर हो गया जी कि अरेस्ट विदाउट वारंट सेक्शन 54 CRPC, जिसके अंदर आप 9 तरह से लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं अगली बात के ऊपर। जब बंदा अरेस्ट हो जाता है जी, तो उसकी एंट्री किधर होगी? अरेस्ट की एंट्री बहुत ज़रूरी है। ये जो आपके मिसिंग पर्सन होते हैं, क्या होता है उनका कि उनकी कहीं पे एंट्री नहीं होती ना,
तो इसके अंदर बात यह है कि कानून ये कहता है, बल्कि जजमेंट ये कहती है 2009 PCR LJ पेज 1042, ये कहती है कि आपकी corresponding entry of arrest is requirement of law. Where a person is detained, the entry about his arrest should have been at that place and nowhere else. जिस जगह से बंदा अरेस्ट होगा वहीं पे एंट्री होगी और दूसरी जगह पे नहीं हो सकती एंट्री उसकी, कि आपने अरेस्ट जहाँ से किया है वहीं, मतलब आप उधर से उठा के बंदे को कहाँ पे लेके चले गए फिर। अच्छा, फिर एक बात और हो जाती है जी, ये आपके होते हैं ना वैगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल रॉबर्स एट्सेट्रा, इन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है फॉर द सेक ऑफ लाइक आप ये चाहते हैं कि ये कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो उस सूरत में इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ये इसकी सेक्शन 55 है CRPC की, और इसके अंदर बात ये हो जाती है कि अगर कोई बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर है तो ये बाय इटसेल्फ कोई जुर्म, मतलब ये कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन उसे आप इस सेक्शन के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। उसे किस तरह गिरफ्तार कर सकते हैं कि इस सेक्शन के अंदर बातें लिखी गई हैं। एनी पर्सन फाउंड टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिज प्रेजेंस विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन अंडर सर्कमस्टेंसेज विच अफोर्ड रीजन टू बिलीव दैट ही इज टेकिंग सच प्रिकॉशंस विद अ व्यू टू कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। एक बात तो ये होगी कि वो क्या कर रहा है कि वो अपने आप को छुपाने की कोई प्रिकॉशंस ले रहा है, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात ये हो गई कि एनी पर्सन विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन हु हैज़ नो ऑस्टेंसिबल मीन्स और सब्सिस्टेंस और हु कैन नॉट गिव अ सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, कि वो उधर है तो सही लेकिन वो बता नहीं सकता कि मैं इधर क्यों मौजूद हूँ। ये बात हम कर रहे हैं हैबिचुअल रॉबर्स या वैगाबॉन्ड्स की, उनके बारे में पता ही होता है पुलिस वालों को ना। और उसके बाद तीसरी बात ये आ गई कि only any person who is by repute an habitual robber, housebreaker or thief, or an habitual receiver of stolen property knowing it to be stolen, or who by repute habitually commits extortion or in order to the committing of extortion habitually puts or attempts to put persons in fear of injury। तो ऐसी सूरत के अंदर इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है सेक्शन 55 के तहत। अब एक बात आ जाती है कि पुलिस ऑफिसर डिप्यूट करता है अपने सब ऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब इसके अंदर ये है सेक्शन 56 ऑफ CRPC। देखिए, जनरल रूल तो ये है कि CRPC ऐसी कोई पावर पुलिस ऑफिसर को तफवीज़ नहीं करती जिसमें वो अपनी जगह किसी और को ऑन हिज बिहाफ भेज दे अरेस्ट करने के लिए। लेकिन ये जो सेक्शन है ये एक आपकी एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके अंदर बात ये हो जाती है कि कभी पुलिस ऑफिसर अपने मामलात में इतना बिजी होता है कि वो जा नहीं सकता, और अगर वो बंदा अरेस्ट ना हो तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये आ गई आपकी सेक्शन 56 ऑफ CRPC। सेक्शन 57 है कि ऐसे लोग जो कि अपना नाम या रेजिडेंस नहीं बताते पुलिस को, पुलिस के पूछने के बावजूद, इस सूरत में कि पुलिस को शक हो कि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और वो बंदा अपना नाम या एड्रेस नहीं बता रहा या फिर गलत बता रहा है, तो उस बंदे को अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये बात भी आप याद रखें कि अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं किया हुआ तो पुलिस उससे ये चीज़ें नहीं पूछ सकती और उसे अरेस्ट भी नहीं कर सकती। इसके ऊपर मेरे पास जजमेंट मौजूद है AIR 1941 LAH 422। ये आपने परसूट का नाम तो सुना ही होगा ना जी। ये सेक्शन 58 है कि आप किसी का पीछा कर रहे हैं और वो ऑफेंडर किसी दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में चला गया, तो उस केस में क्या होगा जी? उस केस के अंदर ये होगा, पुलिस ऑफिसर उस बंदे को दूसरी जगह से जाके, अगर वो ज्यूरिसडिक्शन पाकिस्तान में है तो वहाँ से जाके गिरफ्तार कर सकता है ड्यूरिंग परसूट। अब इसके अंदर ये बात आ जाती है कि देखिए, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बात है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर अगर आप ऑन पेपर देखें तो वो तो एक अलग स्टेट है ना, उसे तो आप फॉरेन टेरिटरी ट्रीट करते हैं। तो क्या कोई बंदा अगर आज़ाद कश्मीर में घुस गया है तो उस बंदे को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो इसके अंदर पुलिस ऑफिसर includes a police officer acting under this code as in force in आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर भी।
तो ये बात, ये एक्ट 8 ऑफ 1993 है, इसकी सेक्शन 2 है, जिसके तहत ये इजाज़त है कि ड्यूरिंग परसूट ये उन्हें वहाँ से भी गिरफ्तार कर सकते हैं। जब एक बंदा अरेस्ट हो गया तो उसके बाद क्या है, उसके बाद उस बंदे को पेश करना होता है आपने मजिस्ट्रेट के सामने या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने। ये डिपेंड करता है कि जुरिस्डिक्शन किसकी है, और इसके अंदर कोई आपका डिले नहीं होना चाहिए, विदाउट अननेसेसरी डिले। ये नहीं होना चाहिए कि बंदा आपने आज गिरफ्तार कर लिया और 5 दिन बाद उसे आप पेश कर रहे हैं, ये बिल्कुल खिलाफ कानून हो जाएगी बात। के अंदर वैसे भी कानून ये कहता है, सेक्शन 61 है कि पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, कि आपने उसे 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। और उसके बाद सेक्शन 62 क्या कहती है, सेक्शन 62 कहती है कि पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। देखिए, जब कोई बंदा गिरफ्तार हो गया विदाउट वारंट, तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट एक होती है, वो आपने पेश करनी होती है ज़िला नाज़िम, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को। यह है पुलिस एक्ट 1861 के मुताबिक। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब उसके बाद आगे आ जाती है बात कि बंदा गिरफ्तार तो हो गया, अब इस बंदे को क्या डिस्चार्ज किया जा सकता है। देखिए, उसके लिए सेक्शन 63 मौजूद है, और इसके अंदर आप ये बात याद रखें कि जो बंदा भी अरेस्ट होता है उसे सिर्फ जब वो कोई अपना बॉन्ड देगा, मतलब बेल करवाएगा अपनी, या फिर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, इसके अलावा उसे अपनी मर्जी से कोई डिस्चार्ज नहीं कर सकता। हुआ ये कि एक ऑफेंस कमिट हो गया मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, उसमें क्या होगा, सेक्शन 64 से डील करती है। उसके अंदर ये होगा जी कि मैजिस्ट्रेट खुद या फिर उसी वक्त वो ऑर्डर दे सकता है कि इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए। इसके अंदर ये सेक्शन 64 है, और इसके अंदर ये व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन, he may himself arrest or order any person to arrest the offender, or may thereupon subject to the provisions herein contained as to bail commit the offender to custody। दूसरी बात यह है कि मैजिस्ट्रेट किसी बंदे को भी जिसके बारे में वो कंपिटेंट हो, उसकी जुरिस्डिक्शन में हो, उसे गिरफ्तार करने का मैजिस्ट्रेट का इख्तियार होता है। अब एक बंदा गिरफ्तार हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन हो क्या हुआ जी, आखिरी वक्त में वो भाग गया वहाँ से। तो देखिए, जिस बंदे की कस्टडी से वो गिरफ्तार हुआ ना, उस बंदे के पास इख्तियार होता है कि वो उसका पीछा करे और उसे अरेस्ट करके दोबारा लेके आए पाकिस्तान में, वो जिस जगह मर्जी है मौजूद हो। अरेस्ट के बारे में तो यही सारा कुछ था। हमारे क्रिमिनल ट्रायल का सिलसिला जारी है। उस क्रिमिनल ट्रायल में हमने सबसे पहले एफआईआर की बात की। एफआईआर के बाद क्या हो जाता है, आपका अरेस्ट हो जाता है। वैसे टेक्निकली इसके बाद होनी ये बात चाहिए थी कि हम डिस्कस कर लेते जस्टिस ऑफ पीस को, लेकिन हम इंशाल्लाह जस्टिस ऑफ पीस को अगले इस टॉपिक के अंदर टच कर लेंगे, उसके ऊपर हम तफसीलन गुफ्तगू कर लेंगे और आपके सवालात के जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। तो अब आज तक हमने ये कवर कर लिया है एफआईआर के बारे में सारा कुछ और अरेस्ट के बारे में सारा कुछ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने सवालात लाजमी पूछा करें जी। तो थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।